हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रवक्त अर्थशास्त्र के इस क्लास पर। दोस्तों, इससे पहले हमारे जो क्लास फर्स्ट रही है उसमें हमने अर्थशास्त्र के अंतर्गत माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अर्थ को जाना है। और आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, उसका सेकंड टॉपिक है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं। तो दोस्तों, बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी लाइक और शेयर से हमको काफ़ी मोटिवेशन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र के अंतर्गत, चूँकि हमारा इसमें व्याख्यान रहेगा पहले, और उसके बाद फिर हम उससे संबंधित एमसीक्यू प्रश्न के द्वारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र का जो मुख्य कार्य है यह बताना है कि सीमित संसाधनों का उपयोग के लिए किस प्रकार किया जाए ताकि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति अधिकतम किया जा सके। तो इकोनॉमिक्स की जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों, क्या होता है? संसाधनों का उपयोग करना और ताकि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति अधिकतम किया जा सके। लेकिन संसाधन क्या होते हैं दोस्तों? सीमित संसाधन होते हैं, और उन सीमित संसाधनों के बल पे समाज की अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है दोस्तों। चूँकि संसाधन जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल्स हो गया एंड इंटरप्रेन्योरशिप जो होती है दोस्तों, ये सीमित होती है, ठीक है। तो इन सीमित संसाधनों के अंतर्गत मानवीय इच्छाएं दोस्तों क्या होती हैं? असीमित होती हैं। यानी कि मानव की इच्छाएं कभी कम नहीं होती हैं, यानी कि समय के साथ उसकी इच्छाएं बढ़ते जाती हैं। लेकिन संसाधन क्या होते हैं दोस्तों? संसाधन उतने ही रहते हैं, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति के पास ज़मीन है, अब वो ज़मीन बदल थोड़ा जाएगी। ज़मीन बढ़ेगी तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक वो नई ज़मीन खरीद के अपनी प्रॉपर्टी में ना जोड़े, ठीक है। लेकिन लैंड तो उतनी ही रही, लेकिन उसकी आवश्यकताएं, उसकी इच्छाएं क्या हो गई? बढ़ने लगी व्यक्ति की, ठीक। इसके अलावा लेबर हो गए, इसके अलावा कैपिटल हो गया, ठीक है दोस्तों। और साथ ही इंटरप्रेन्योरशिप जो है इसमें, ये जो है ये इच्छाएं जो है ये चीज़ें तो सेम रहती हैं, बट इच्छाएं जो है असीमित होती हैं। इसलिए अर्थशास्त्र की कुछ कुछ केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन्हीं समस्याओं को अर्थशास्त्र का केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हम इसमें एनसीईआरटी से संबंधित से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये इसकी बेसिक स्टडी है। तो कुछ केंद्रीय समस्याएं जो होती हैं वो मानवीय इच्छाओं को असीमित होने के कारण उत्पन्न होती हैं, और इसी को अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं हैं क्या। तो पहली समस्या है क्या उत्पादित करना है, व्हाट डू प्रोड्यूस, ठीक है। तो हमें क्या उत्पादित करना है, ये सबसे बड़ी समस्या के तौर पे यहाँ पर लागू होती है। तो दोस्तों, इसमें क्या करेंगे कि समाज में यह तय करना होता है कि उपलब्ध संसाधनों से कौन सी वस्तु और सेवाएं बनाई जाएं। तो कौन सी वस्तु और सेवाओं को बनाया जा सके, जिससे कि क्या चीज़ें ऐसी उत्पादित की जाएँ जिससे समाज की आवश्यकताएँ भी पूरी हो जाएँ, और उससे जो है आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सके। उसके अलावा जैसे इसका उदाहरण है, जैसे गेहूँ है, चावल है, कपड़ा है, मोबाइल है, कंप्यूटर है। तो ये क्या उत्पादित करना है, ये मेन समस्या है। यानी कि ये सबसे केंद्रीय समस्या होती है। जैसे गेहूँ का उत्पादन केंद्रीय समस्या है दोस्तों, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना मेन टारगेट हो जाता है। साथ ही दोस्तों, चावल हो गया, कपड़ा हो गया, मोबाइल हो गया आज के समय के हिसाब से, और कंप्यूटर हो गया। तो ये वस्तुएं और सेवाएं बनाई जाती हैं जो संसाधनों के रूप में व्यक्ति इनको यूज़ करता है, और उसके बाद जो है वो जो है वस्तु और सेवाएं इसके आधार पर बनाई जाती हैं दोस्तों। अब जो दूसरी समस्या आती है दोस्तों, क्या उत्पादित करना है। तो क्या उत्पादित करना है तो ठीक हो गया, लेकिन ये उत्पादित किया कैसे जाएगा? हाउ टू प्रोड्यूस, तो कैसे उत्पादित किया जाए, ये भी एक केंद्रीय समस्या है दोस्तों। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाए, ये मेन जो है
इसमें टारगेट रहता है। इसको केंद्रीय समस्याओं के अंतर्गत जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें श्रम प्रधान तकनीक यानी कि लेबर इंटेंसिव एंड पूंजी प्रधान तकनीक यानी कि कैपिटल इंटेंसिव, इसमें जो है तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है। एक तो श्रम प्रधान तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है और दूसरा पूंजी प्रधान तकनीकी का उपयोग करके जो है उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि उत्पादकता यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादकता कैसे उत्पादित किया जाए कोई चीज़, तो ये डिपेंड करता है। तो श्रम प्रधान तकनीकी होनी चाहिए और दूसरा पूंजी प्रधान तकनीकी के द्वारा। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, यह निर्णय संसाधन की उपलब्धता और लागत पर आधारित होता है, यानी कि जो संसाधन उपलब्ध हैं उन पर डिपेंड करेगा कि क्या उत्पादित किया जा सकता है। और साथ ही अगर संसाधनों की व्यवस्था की जाए, संसाधनों को जोड़ा जाए, तो ऐसी स्थिति में लागत पर आधारित जो है पूंजी प्रधान तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब बात आती है किसके लिए उत्पादित किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो किसके लिए उत्पादित किया जाए, इसके लिए क्या है दोस्तों, हमारे पास समस्यात्मक समाधान भी है कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। तो ये समाज में उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं किसे मिलेंगी और कैसे वितरित होंगी। तो जब समाज में किसी वस्तु का उत्पादन होता है दोस्तों, तो सबसे पहले जो है विक्रेता को ये होता है कि समाज में वो कैसे विपरीत वितरित किया जाए। ठीक है ना। तो ये मेन इसमें पॉइंट बनता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है यानी उत्पादन के लाभ का वितरण अमीर और गरीब वर्गों के बीच कैसे होगा। तो ये इसमें मेन मकसद होता है कि जो समाज में उत्पादित वस्तुएं हैं उनका लाभ जो है वितरण अमीर और गरीब को के वर्गों के बीच कैसे इसका वितरण होगा, ये मेन टारगेट बन जाता है। अगला है दोस्तों संसाधनों का पूर्ण उपयोग यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो दोस्तों यहाँ पर यह सुनिश्चित करना है कि सभी संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके, यानी कि जो भी संसाधन जिस इसके अलावा बात करें दोस्तों संसाधनों का पूर्ण उपयोग, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी संसाधनों यानी जैसे कि भूमि है, श्रम है, पूंजी है, इनका अधिकतम उपयोग किया जा सके। और यही संसाधनों के पूर्ण उपयोग के तौर पर जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत जाना जाता है। ठीक है। और ये केंद्रीय समस्या के तौर पर है कि भूमि किस प्रकार की है, कितना श्रम कराया जाए कि उत्पादन अच्छा हो, कितनी पूंजी उस पर लगाया जाए। तो ये संसाधन का पूर्ण उपयोग यहाँ पर लागू होता है। साथ ही संसाधनों का अपव्यय ना हो, इसका मतलब यह है कि जो संसाधन हैं उनका लॉस ना हो, यानी कि उसमें अधिक जो है नुकसान ना हो और जिस उत्पादकता जो है व्यय के हिसाब से जो है उत्पादकता होना भी जरूरी है दोस्तों। आगे है दोस्तों आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी केंद्रीय समस्याओं के अंतर्गत आता है। तो संसाधन जिन संसाधनों का उपयोग करके आगे बढ़ना है, आर्थिक मजबूती लानी है, तो उन संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना है कि वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के साथ भविष्य के लिए भी उत्पादन क्षमता बढ़ा सके। ठीक है। तो ये संसाधनों का उपयोग करने का तरीका है कि आर्थिक विकास के अंतर्गत इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना है कि वर्तमान समस्याओं जो आवश्यकताएं हैं इनकी पूर्ति तो करनी करनी है, साथ में भविष्य के लिए भी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करना है। तो ये एक आर्थिक विकास की श्रेणी में आता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि नई तकनीकी का उपयोग करके पूंजी निर्माण करना और शिक्षा और कौशल आदि के विकास आदि मेन इसमें जो है आवश्यक तथ्य के रूप में आते हैं। तो पहला है आपका नई तकनीकी का उपयोग करना और दूसरा पूंजी पूंजी उसके अलावा पूंजी का निर्माण करना, शिक्षा और कौशल विकास करना आदि इसके अंतर्गत आवश्यक रूप से जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा इस पर केंद्रीय जो है इस पर व्याख्यान है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी था। अब हम इस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू प्रश्नों को अटेंड करेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्नों की एक
आइडिया यहाँ पर आ जाएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र की जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है असीमित इच्छाएं होना और सीमित संसाधनों का होना। तो यदि संसाधन सीमित हो और जो इच्छाएं हैं उसे उत्पादकता की समझिए या उपभोग की समझिए, तो ये जो आवश्यकताएं हैं असीमित इच्छाएं अगर हो जाएं तो ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पे आ जाती है, क्योंकि संसाधन तो सीमित होते हैं लेकिन अगर इच्छाएं असीमित हो गई तो ये अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी समस्या के तौर पर जानी जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या उत्पादित करना है समस्या किससे संबंधित है? तो उत्पादन किस चीज़ का उत्पादन करना है, तो ये किससे संबंधित समस्या के तौर पर जानी जा सकती है दोस्तों? उत्पादन तकनीकी वस्तुओं और सेवाओं का चयन, लाभ का वितरण या निर्यात। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि ये क्या उत्पादित करना है, ये मुख्यतः जो समस्या है ये है वस्तुओं और सेवाओं की चयन से संबंधित समस्या। ठीक है, क्या उत्पादित करना है तो ये क्या है कि वस्तुओं किन वस्तु का उपयोग करके उत्पादित करेंगे और किस प्रकार की सेवाओं का चयन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे उत्पादित करना है का आशय है? तो कैसे उत्पादित करना है का आशय क्या है दोस्तों? उत्पादन तकनीकी का चुनाव, उत्पादन का वितरण, वस्तुओं की गुणवत्ता या मूल्य नियंत्रण। तो दोस्तों क्या उत्पादित करना है या आशय क्या है? इसका आशय है कि कैसे उत्पादित करना है का आशय क्या है दोस्तों? कि उत्पादन तकनीकी का चुनाव करना, यानी कि किस प्रकार के उत्पादन तकनीकी का चुनाव किया जाए कि उत्पादन अच्छा हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसके लिए उत्पादित करना है, इसका इस समस्या किस समस्या से ये जुड़ा हुआ है? तो किसके लिए उत्पादित करना है तो ऑप्शन है आपका उत्पादन, उपभोग और वितरण, तकनीकी और योजना। तो दोस्तों अगर हम बात करें किसके लिए उत्पादन करना है, यह है उपभोग और वितरण की समस्या है। यानी कि किस तरीके से हम इसका उत्पादन करें कि किसके लिए उत्पादित करें, यानी कि उपभोग करने वाले बाज़ार में कीमतें जाएँगी, नहीं जाएँगी और किस तरीके से हम इसको बाज़ार में सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए? उपभोक्ता चाहिए। तो जो चीज़ उत्पादित की हुई है उसका उपभोग भी होना ज़रूरी है और किस तरीके से वितरण किया जा सके। तो ये जो है किसके लिए उत्पादित करना है समस्या के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, संसाधनों के पूर्ण उपयोग का अर्थ क्या है? तो संसाधनों के पूर्ण उपयोग का अर्थ क्या है कि संसाधन का अधिकतम और कुशल उपयोग करना। ठीक है, तो कोई भी संसाधन है, संसाधन कम होते हैं, उत्पादन और आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है दोस्तों। तो आवश्यकताएं अधिक होती हैं, तो संसाधन का पूर्ण उपयोग का क्या अर्थ है कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना और कुशलता पूर्वक उसका उपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक विकास का तात्पर्य होता है दोस्तों कि आप जिस समय उत्पादन कर रहे हैं उस समय की आवश्यकताओं की पूर्ति करना आर्थिक विकास के अंतर्गत नहीं आता। आर्थिक विकास का तात्पर्य होता है भविष्य के लिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। यानी कि अगर आप भविष्य की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं तो लगातार उत्पादकता होती रहेगी और आर्थिक विकास होता रहेगा। लेकिन अगर जितना उत्पादन हो रहा है उसको उपभोग करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक आर्थिक विकास की ओर संकेत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक विकास का जो मुख्य उद्देश्य है वह है भविष्य के लिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीमित साधन और असीमित इच्छाओं की समस्या को किसने प्रमुखता दी थी? तो दोस्तों सीमित संसाधन होते हैं और असीमित इच्छाएं होती हैं, यानी कि इच्छाएं कभी कम नहीं होती। तो इस समस्या को किसने प्रमुखता दी थी?
यानी कि इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? वो किया था रॉबिन्स ने। किसने किया था दोस्तों? तो रॉबिन्स एक ऐसे व्यक्तित्व हैं दोस्तों, जिन्होंने सबसे पहले सीमित साधन और असीमित इच्छा की समस्या को जो है सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी थी रॉबिन्स ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस समस्या को अर्थशास्त्र की मूल समस्या कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र की मूल समस्या के अंतर्गत कौन सी समस्या होती है? ऑप्शन है मूल्य स्थिरता, बिल्कुल गलत है। इसके अलावा क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादित करना है, ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत मूल समस्या के तौर पर जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मूल समस्या किसे कहा जाता है? तो ये हैं क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादित करना है, तो ये मूल समस्याओं के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान सरकार करती है? तो दोस्तों केंद्रीय समस्याओं का समाधान सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है? ऑप्शन है पूंजीवादी, बिल्कुल गलत है दोस्तों। मिश्रित में भी नहीं होता, परंपरागत में भी नहीं होता। ये होता है दोस्तों समाजवादी। जब अर्थव्यवस्था होती है तो उस समय केंद्रीय समस्याओं का समाधान सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों जब अर्थव्यवस्था मिश्रित होती है तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय समस्या का समाधान किसके द्वारा किया जाएगा? तो ऐसे में बाजार और सरकार दोनों इसमें हेल्प करेंगी और उनके द्वारा ही केंद्रीय समस्या का समाधान किया जाएगा। यानी कि जब अर्थव्यवस्था मिश्रित हो जाती है तो उस समय बाजार और सरकार दोनों एक साथ हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में दोनों के द्वारा केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्ण रोजगार का क्या अर्थ है? तो पूर्ण रोजगार क्या होता है दोस्तों? सभी श्रमिक कार्यरत हों, तो ऐसी स्थिति को पूर्ण रोजगार कहा जाता है कि जिसमें सभी श्रमिक कार्यरत होते हैं और कोई भी बेरोजगारी की स्थिति नहीं देखता। तो ऐसी स्थिति को पूर्ण रोजगार कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, कैसे उत्पादित करना है समस्या का समाधान किस पर निर्भर करता है? तो कैसे उत्पादित करना है ये तो ठीक है, लेकिन इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों? इसके मेन डिपेंड करेगा ये संसाधनों की उपलब्धता पर। अगर संसाधन ही कम होंगे तो उत्पादित करना असंभव हो जाएगा और ये जो है आर्थिक विकास पर काफ़ी प्रभाव डालता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है? तो दोस्तों केंद्रीय समस्याएं कैसे जनरेट होती हैं इसको समझना है। मूल्य वृद्धि बिल्कुल गलत, सरकारी नीतियां बिल्कुल गलत और बाजार की असफलता ये भी बिल्कुल गलत है। तो केंद्रीय समस्या उत्पन्न होने का मुख्य कारण है कि सीमित समस्याएं और सीमित संसाधन। तो असीमित इच्छाएं हो गई हैं और साथ ही सीमित संसाधन, ये केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होने का मूल कारण बनती हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या उत्पादित करना है इस समस्या को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों क्या उत्पादित करना है ये समस्या अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं दोस्तों आवंटन समस्या। क्या कहा जाता है? आवंटन समस्या के नाम से जानी जाती है कि क्या उत्पादन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस व्यवस्था में सभी केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार करता है? तो कौन सी ऐसी समस्या अर्थव्यवस्था है किस व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय समस्याएं जो हैं उन सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान बाजार के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये समस्याओं का समाधान केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हो सकता है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पहले से पूंजी होती है और उसका उपयोग करना होता है और उसके उपयोग के द्वारा जो है उत्पादन करना होता है।
जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुख्यतः जो है यूज होने वाला है। तो केंद्रीय समस्याओं का समाधान जिसमें बाजार किया द्वारा किया जाता है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर, कैसे उत्पादित करना है समस्या का संबंध मुख्य रूप से किससे है। तो ये जो है कैसे उत्पादित करना है समस्या का संबंध किसका है, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है दोस्तों। उत्पादन साधनों के चयन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके लिए उत्पादित करना है समस्या किस प्रश्न का उत्तर देती है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है किसके लिए उत्पादित करना है, ये किस प्रश्न का उत्तर देती है। तो यह है आय का वितरण। ठीक है, तो आय का वितरण जो है किस लिए उत्पादित करना है, ये जो समस्या है इस प्रश्न का उत्तर है आय का वितरण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का संबंध किससे है। तो आर्थिक विकास का जो संबंध है दोस्तों, वह है भविष्य की उत्पादन क्षमता से। यानी कि अगर आपने उत्पादन क्षमता को बढ़ा दिया तो भविष्य में भी जो है इस प्रकार से उत्पादन चलता रहेगा, और जिससे जो है आर्थिक मजबूती मिलेगी, और उसी को आर्थिक विकास कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग का तात्पर्य किससे है। तो जो संसाधन है उसका सर्वोत्तम उपयोग का तात्पर्य किससे है। ऑप्शन है केवल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से। ये बिल्कुल गलत है। संसाधनों का कुशल और अधिकतम उपयोग करना ही दोस्तों, ये जो है सर्वोत्तम उपयोग का तात्पर्य इसका यही है कि संसाधनों का कुशल और अधिकतम उपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार और बाजार दोनों कर सकते हैं। तो केंद्रीय समस्याओं का जो समाधान है और उनका उपचार जो है जो किया जाता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत, सरकार और बाजार दोनों करते हैं, तो इसको कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के तौर पर इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीमित साधन का तात्पर्य किससे है। तो सीमित साधन का तात्पर्य दोस्तों किससे है, यह है आपका साधन की मात्रा का सीमित होना। यानी कि जो उत्पादन के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है अगर वो सीमित हो तो उसको सीमित साधन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, कैसे उत्पादित करना है समस्या किससे संबंधित है। तो उत्पादित करने की जो समस्या होती है वो समस्या होती है वितरण के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस समस्या का संबंध उत्पादन वस्तु की मात्रा और प्रकार से है। तो कौन सी समस्या ऐसी है जिसका उत्पादन वस्तु और मात्रा और प्रकार से है। तो यह है दोस्तों क्या उत्पादित करना है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो किस समस्या का संबंध उत्पादन वस्तु की मात्रा और प्रकार से है। तो यह है क्या उत्पादित करना है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, समाजवादी व्यवस्था में संसाधनों का स्वामित्व किसका होता है। तो समाजवादी व्यवस्था जो होती है तो उसमें समाज का दायित्व होता है दोस्तों, और समाज का दायित्व संभालने वाला कौन है, सरकार होती है। तो सरकार जो है इसमें जो है सामाजिक व्यवस्था में संसाधनों का स्वामित्व किसका होता है, ये सरकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, अर्थशास्त्र की मूल समस्या शब्दावली किस अर्थशास्त्री से जुड़ी है। तो अर्थशास्त्र की जो मूल समस्या नामक जो शब्दावली है ये है मेनली जुड़ी हुई रॉबिन्स से। किससे, रॉबिन्स से जुड़ी है दोस्तों। अर्थशास्त्र की मूल समस्या शब्दावली जो है ये रॉबिन्स से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण अमेरिका नहीं, रूस भी नहीं, जापान भी नहीं दोस्तों, भारत।
भारत एक ऐसा देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था अभी चल रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन है? जो है अपना देश भारत। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, पूर्ण रोजगार की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूर्ण रोजगार की जो अवधारणा दी थी किस अर्थशास्त्री ने दी थी? ऑप्शन है कीन्स, स्मिथ या मार्शल या रिकार्डो। तो दोस्तों जो पूर्ण रोजगार की अवधारणा दी गई थी वो दी गई थी कीन्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि पूर्ण रोजगार की अवधारणा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी दोस्तों कीन्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसके लिए उत्पादित करना है समस्या का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसके लिए उत्पादित करना है इस समस्या का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों आय का वितरण। ठीक है, तो वितरण को रिप्रेजेंट करता है कि किसके लिए उत्पादित करना है, यानी कि हमने उत्पादन के बाद कहाँ तक इस वस्तु को पहुँचाना है जो उत्पादित किया गया है। तो उसका मतलब है कि आय को वितरण करना, यानी कि जो उत्पादित किया है, जो हमारी आय हुई है उसको कहाँ वितरित किया जाए, ये इसका समस्या का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय समस्याओं का समाधान कब आवश्यक नहीं होगा? तो जो केंद्रीय समस्याएं हैं इनका समाधान कब आवश्यक नहीं होगा? ऑप्शन है जब इच्छाएं सीमित हो और साधन असीमित हो जाएं। तो यही मुख्य बात हो सकती है कि जब इच्छाएं सीमित हो जाएं और साधन जो है इतने बढ़ जाएं कि जो है उत्पादकता इतनी बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कब आवश्यक नहीं होगा? तो ऐसी स्थिति में समस्याओं का समाधान करना आवश्यक नहीं है क्योंकि इच्छाएं सीमित हो गई और साथ ही साधन असीमित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा अर्थशास्त्र से संबंधित जो है टॉपिक। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अपने अर्थशास्त्र के साथियों को इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद अगर वो साथी जो है इसको ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी है, इसलिए आप अपने साथियों को मैक्सिमम साथियों को इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि किसी अन्य के हेल्प करने में अपनी मदद स्वयं हो जाती है दोस्तों। तो इसलिए अधिकतम शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ दोस्तों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।